नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त स्वस्थ चकाचक होंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सत्र। चलिए शुरू किया जाए। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग एक्सप्रेस में। यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा 27 जुलाई प्रस्तावित तिथि। सचिवालय श्रृंखला के अंतर्गत आज करेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 33। देखते हैं आज के सत्र में, आज के सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस की चल करके उड़ाते हैं धज्जियां। पहला क्वेश्चन ये रहा, दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के लिए हमसे जानना चाहता है कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, ऐसा हमसे जानना चाहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 15, 14, 11 और 12। जरा देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आना चाहिए। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, आसान सा क्वेश्चन, और समय आप लोगों का शुरू हो चुका है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? थोड़ा सा ध्यान दोगे खट से बन जाएगा, कुछ नहीं करना। अब देखो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और सही आंसर क्या है इसका, ये अब देखते हैं। इस पर्टिकुलर पूरे फिगर को देखते हैं तो हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या। इस फिगर में जब हम इस फिगर को देखते हैं तो सबसे पहले हमको ये छोटा वाला फिगर दिख रहा है ना, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर हमको दिख रहा है, यहां से हमको कितना ट्राइंगल मिलेगा? ये बॉक्स हो गया ना, बॉक्स के अंदर ट्राइंगल कैसे गिनते हैं? गिनती कर लो जितने भी फॉर्म, यहां पर कितने टुकड़े हैं, तो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस मिले तो क्या कर दो, 4 दूनी 8 कर दिया। कितने ट्रायंगल मिल गए? 8 ट्रायंगल हमको यहां से मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहां पर नीचे आते हैं तो नीचे हमको एक ये आकृति मिल रही कि नहीं मिल रही? इस आकृति से हमको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, यानी प्लस का 3 ट्रायंगल और मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद ये जो बड़ी वाली आकृति दिख रही है इसको भी तो काउंट कर लिया जाए। एक ही ट्रायंगल मिलेगा यहां से, बाकी तो कोई ट्रायंगल मिलेगा नहीं, तो एक ट्रायंगल यहां से मिल गया, प्लस का 1 कर लिया। ठीक, और कोई ट्रायंगल बचा जो हमको यहां से अभी मिल सकता है? और कोई ट्रायंगल? देखो अभी यहां पर इन दो बड़े वाले ट्रायंगल्स को काउंट करना बाकी है, यानी कि इस फिगर के अंदर हम ये एक ट्रायंगल ले लें और इसी का सिमेट्रिकल ये वाला हिस्सा ले लें, तो 1 और 2, 2 ट्रायंगल हमको और मिलते हुए नजर आते हैं, तो प्लस का 2 और कर लिया गया। अब इसके अलावा और कोई ट्रायंगल यहां पर बचा हुआ नहीं दिख रहा है। बॉक्स हो गया, बड़ा वाला फिगर हो गया, ये वाला फिगर हो गया, सबको मर्ज करेंगे तो भी इतने फिगर मिल रहे हैं, यानी इससे ज्यादा ट्रायंगल अब नहीं मिलेंगे। काउंट कर लेते हैं तो 8 2 10 और 4 14, कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल यहां से मिले हमको? 14। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो इस आकृति से हमको 14 ट्रायंगल मिल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो एट द रेट, ये एट द रेट दिया हुआ है, के चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। ये एक समीकरण हमको दिया गया है, इस समीकरण को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। सिंबल्स जगह बीच में एट द रेट एट द रेट एट द रेट करके लिखा हुआ है और जानना यह चाहता है कि एट द रेट की जगह दिए गए ऑप्शंस में से किन सिंबल्स का प्रयोग किया जाए या किस ऑप्शन के सिंबल्स का प्रयोग किया जाए जिससे कि ये इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक, तो ऑप्शन चेकिंग का क्वेश्चन है, आइए ऑप्शन चेकिंग करते हैं चल करके। क्या कह रहा है ऑप्शन चेकिंग में? अगर हम ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं तो 13 इंटू 4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और बराबर में 57। तो 13 चौको कितना होता है भैया? 13 चौको 52, और 52 में यदि -5 करेंगे तो 57 नहीं मिलना। ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा करते हैं, अगर यहां पर इंटू रखे, यहां पर प्लस रखे और यहां पर इक्वल, तो 13 चौको 52 और प्लस का 5 57 बराबर के 57 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां पर इंटू रखो, यहां पर क्या रखो? प्लस रखो, और यहां पर क्या रखो? बराबर। ठीक, तो 13 चौको 52 प्लस का 5 57 बराबर 57 के ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का सही प्रतिनिधित्व करता है।
वेन डायग्राम का क्वेश्चन है हमारे सामने। दिया हुआ है खेल का मैदान यानी कि प्लेग्राउंड, फिर स्टेडियम, फिर गोल पोस्ट। ये 3 शब्द हमको दिए गए हैं और इन 3 शब्दों के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या है आपसे जानना चाहता है। इतनी देर में तो उत्तर आ जाना चाहिए था। आ रहा है उत्तर। तो क्या होगा इसका उत्तर सही वाला? ए, खेल का मैदान, स्टेडियम, गोल पोस्ट। क्या ए इसका सही उत्तर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? देखो, जो गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट, जैसे फुटबॉल के मैदान की बात करें, ठीक है, फुटबॉल के मैदान की बात करें, ये हमारे पास एक फुटबॉल का मैदान हो गया। यहां पर क्या बना हुआ है? गोल पोस्ट बना हुआ है, ठीक है, यहां पर गोल पोस्ट बना हुआ है, ठीक। तो अगर यहां पर हमारे पास गोल पोस्ट बना हुआ है तो ये गोल पोस्ट कहां पर है? ये गोल पोस्ट प्लेग्राउंड के अंदर है कि नहीं? इस एरिया को क्या बोलेंगे? इस एरिया को क्या बोलेंगे? प्लेग्राउंड बोलेंगे। इसको स्टेडियम नहीं बोलते। अब स्टेडियम किसको बोलेंगे? ठीक, इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ वहां जहां कुर्सियां लगी हुई हैं, जहां लोग बैठते हैं और इस खेल का आनंद लेते हैं, इस बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं। ये पूरा आपका स्टेडियम है। ये पूरा एरिया क्या है? स्टेडियम। इस पूरे स्टेडियम में जो ये चौकोर वाला एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, इसको प्लेग्राउंड बोलते हैं, ठीक। और उसके अंदर क्या है? ये, इसको क्या बोलेंगे? गोल पोस्ट बोलेंगे, इसको गोल पोस्ट बोलेंगे। तो अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? गोल पोस्ट किसके अंदर है? प्लेग्राउंड के। और प्लेग्राउंड किसके अंदर है? स्टेडियम के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे अंदर क्या होगा? गोल पोस्ट किसके अंदर होता है? प्लेग्राउंड के। किसके अंदर होता है? स्टेडियम के। यानी सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? ऐसे अगर क्रिकेट के मैदान की बात कर लें तो क्रिकेट का मैदान क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। अब पिच अगर दिया हो, पिच, प्लेग्राउंड और क्या दे दे? स्टेडियम। तो पिच कहां पर होती है? प्लेग्राउंड यानी मैदान के बीचों बीच होती है। मैदान कहां होता है? स्टेडियम में। प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? सी वाला बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 फोन H, M, R, T और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 5 फोन हैं और एक के ऊपर एक रखे गए हैं। कहता है T के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या V के नीचे रखे गए फोनों की संख्या के बराबर है। यानी कि T के आगे, T के ऊपर जितने फोन है ना, उतने ही फोन, एग्जैक्टली उतने ही फोन V के नीचे भी हैं। फिर कहता है H के ठीक ऊपर R है, V सबसे नीचे है। बस यहीं से खेल हो गया। कितने फोन है हमारे पास? टोटल 5। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5 फोनों को हमको इस प्रकार से क्रम में रखना है। कहता है V सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन सा फोन है? V वाला। तो 5वें स्थान पर कौन सा फोन आएगा? V। सबसे नीचे V वाला फोन हो गया। अब उसने कहा था कि T के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या V के नीचे रखे गए फोनों की संख्या के बराबर है। तो भैया अगर V स्वयं 5वें स्थान पर है तो V के नीचे कितने फोन होंगे? 0। क्या V के नीचे और कोई फोन आ सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास कुल फोनों की संख्या 5 है और 5वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर स्वयं V है, तो V के नीचे कोई और फोन नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि V के नीचे रखे गए फोनों की संख्या क्या है? 0। तो T के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। T के ऊपर कितने फोन होंगे? 0। अब बताओ T को कहां रखा जाए? तो सिंपली T को पहले स्थान पर रख लिया जाए। जैसे ही T को पहले स्थान पर रखेंगे तो T के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या 0, V के नीचे रखे गए फोनों की संख्या 0, ठीक। कहते हैं H के ठीक ऊपर R है, M तथा V के बीच में 2 फोन है। M और V के बीच कितने फोन है? 2। अगर V यहां पर है तो 1 और 2 को छोड़ दिया गया, यहां पर M आ जाएगा। तो M और V के बीच में 2 फोन है। H के ठीक ऊपर कौन है? R, यानी R H के ऊपर है। R H के ऊपर है। क्या पूछा? कहता है कौन से फोन R के ऊपर हैं? कौन से फोन R के ऊपर हैं? तो R के ऊपर 2 फोन नजर आ रहे हैं, एक M और एक T। ऐसा कहीं दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। M एंड T, R के ऊपर ये 2 फोन मिल जाएंगे हमको, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन। दी गई सीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया है, ठीक है। ओपन डाइस का क्वेश्चन।
दी गई शीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड प्रतीक दर्शाने वाले, किसको? एंड प्रतीक, एंड वहां लिखा हुआ है पहले स्थान पर, कहता है एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या प्रतीक होगा। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर ओपन डाइस के लिए हमसे पूछ रहा है ये जो एंड सिंबल होता है, इस एंड सिंबल के विपरीत कौन सा सिंबल आएगा। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये तो सबका सही होना चाहिए, कोई ऐसा बचना ही नहीं चाहिए जिसका ये गलत हो। क्या उत्तर आएगा इसका? देखो, अगर ओपन डाइस दिया हुआ है तो ओपन डाइस में अपोजिट कैसे पता किया जाता है? भाई एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस में कोई 2 फेसेस आपस में अपोजिट होते हैं, है कि नहीं? टोटल 6 फेसेस, तो यहां पर भी 6 फेसेस हैं तो कोई 2 फेसेस आपस में अपोजिट होंगे हमेशा। ठीक, तो वो हमसे कह रहा है कि एंड के अपोजिट क्या होगा। तो ओपन डाइस में अपोजिट कैसे पता करते हैं? अपोजिट अल्टरनेट प्लेस पर आने वाले फेसेस, ठीक है, यानी एक छोड़कर एक आने वाली सतहें ओपन डाइस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक, तो पहले कौन आ रहा है? एंड आ रहा है, एंड के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है? परसेंटेज। ठीक है, तो अल्टरनेट फेसेस की बात कर रहा है ना, यानी एंड से परसेंटेज। ये अल्टरनेट फेसेस हुए ना, एक छोड़ करके एक, एंड के बाद एफ को छोड़ा, क्या मिला? परसेंटेज। तो एंड के विपरीत में क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है। और यही उसने हमसे पूछा कि एंड के विपरीत में क्या मिलेगा, तो एंड के विपरीत में परसेंटेज मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी। ठीक है, और अगर बाकी के अपोजिट पूछे तो एफ के अपोजिट पी हो जाएगा और एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पर इस प्रश्न का उत्तर एंड के अपोजिट परसेंटेज। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी, 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 ये तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला दिन क्या होगा? जस्ट द नेक्स्ट डे, आने वाला दिन क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, इफ 2 days बिफोर इट वॉज 9th November 2014 एंड इट वॉज अ संडे, देन टुमारो विल बी। कहां से शुरू करें क्वेश्चन को? आज से शुरू किया जाए, है कि नहीं? आज से शुरू करें। कह रहा है कि यदि 2 दिन पहले, हम तारीख देख ही नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं? यदि 2 दिन पहले रविवार का दिन था, तारीख क्या है? 9 नवंबर 2014 थी और रविवार का दिन था, यानी 2 दिन पहले कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा कहां से शुरू करने हैं? आपको मैंने क्या बताया? आज से शुरू करने। ठीक, यदि 2 दिन पहले की बात कर रहा है तो ये तो रहा आज। अब कहां जाना है? 2 दिन पहले यानी पीछे। तो 2 दिन पहले हर बार होता है, आज से 1 दिन पहले ये और 2 दिन पहले ये। अब बहुत सारे बच्चे हर बार गलती करते हैं और मैं हर बार बताता हूं कि भैया जब वो कह रहा है कि आज से 2 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो आप आज से चलेंगे, तो आज से 2 दिन पहले का मतलब आज, फिर 1 दिन और फिर 2 दिन। अब इसके पहले और नहीं जाना। अब यहां पर पहले में एक और लाइन मत बनाना कि एक और दिन, ठीक है, क्योंकि आप चल कहां से रहे हो? आज से चल रहे हो, तो इंक्लूडिंग टुडे हो गया। आज से 1 दिन पहले ये दिन था, फिर उससे 1 दिन पहले ये दिन था, तो आज से 2 दिन पहले हो गया। आज से 2 दिन पहले, तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। ठीक है, रविवार का दिन था। तो भैया आज कौन सा दिन होगा? अगर ये रविवार है तो ये क्या होगा? सोमवार यानी मंडे। तो ये क्या होगा? ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो उसने पूछा है आने वाला दिन, तो आने वाला दिन क्या होगा? यानी कि कल। आने वाला दिन यानी कि कल क्या होगा? कल बुधवार होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? कल क्या होगा? बुधवार। ठीक, अब बुधवार के 2 ऑप्शन है, 12 नवंबर 13 नवंबर। डेट क्या है हमारे पास में? ठीक, तो ये तो कंफर्म है कि कल बुधवार होगा। अब उसने कहा क्या था कि यदि 2 दिन पहले यानी रविवार को 9 नवंबर था, इस दिन कौन सी तारीख थी? 9 नवंबर। तो ये कौन सी होगी? 10। ये कौन सी होगी? 11। तो ये कौन सी होनी चाहिए? ये 12 नवंबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? 12 नवंबर। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी, तो आज
सॉरी कल आने वाला दिन कौन सा दिन होगा? 12 नवंबर बुधवार का दिन हो। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने ये रहा। 2 ट्रक्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम वेयर हाउस। 2 ट्रक हैं जो एक ही गोदाम से निकलते हैं। ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। इसी बीच ट्रक बी पूर्व में 9 किलोमीटर तक जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर और 4 किलोमीटर चलता है। तो कहता है ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहां है? ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहां है? आइए इसको सॉल्व करें। आसान सा क्वेश्चन, फिगर बना करके आंसर निकालते हैं। एक ही गोदाम से निकलते हैं, तो मान लिया कि ये क्या है? गोदाम। ये क्या है? गोदाम है। ठीक है, एक ही गोदाम से निकलते हैं 2 ट्रक और निकल करके कहां जाते हैं? अलग अलग दिशाओं में। कहता है ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो यहां से ट्रक ए निकला, कहां गया? उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रक ए यहां से निकला है, ट्रक ए उत्तर की ओर गया, 6 किलोमीटर की दूरी तय की। कहता है फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, राइट टर्न लेता है, 4 किलोमीटर जाता है। तो यहां से अपने राइट में टर्न लिया उसने और राइट में टर्न लेकर के कितना गया? 4 किलोमीटर। कहता है इसी बीच ट्रक बी पूर्व में 9 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अब यहां से पूर्व की ओर, तो पूर्व दिशा इस तरफ पड़ेगी। पूर्व की ओर कौन सा ट्रक निकला है? तो पूर्व की ओर ट्रक बी निकला है और कितनी दूरी तय की है उसने? उसने 9 किलोमीटर की दूरी तय की है। किसने? ट्रक बी ने। तो ट्रक बी पूर्व की ओर निकला और 9 किलोमीटर की दूरी तय की। कहता है फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर और चलता है। तो यहां से कहां मुड़ गया? उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और कितनी दूरी तय की? 6 किलोमीटर की। कहता है फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर और जाता है। तब यहां से वापस अपने दाहिनी ओर मुड़ा और दाएं मुड़ करके कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर की। ठीक, तो ट्रक बी यहां पर आकर के रुका और ट्रक ए यहां पर आकर के रुका। उसने कहा है कि ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहां है? ठीक, यानी कि अगर हम ट्रक ए पर खड़े हो जाएं, जहां पर इस समय ट्रक ए है वहां पर यदि हम खड़े हो जाएं, तो हमको ट्रक बी किस दिशा में और कितनी दूरी में नजर आएगा। ठीक है, तो ये ट्रक यहां पर ए खड़ा हुआ था आकर के और यहां पर ये बी है। ये हाइट 6 है, ये भी हाइट 6, यानी सेम डिस्टेंस पर, सॉरी सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, तो अगर हम ट्रक ए पर खड़े होकर के ट्रक बी की ओर देखें तो एक कौन सी दिशा हमको नजर आ रही? ये कौन सी दिशा हमको नजर आ रही? इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। तो ये कंफर्म हुआ कि ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी पूर्व दिशा में होगा। ये तो पहली बात हुई। ठीक, फिर क्या पूछा है? डिस्टेंस भी अगर हमको पूछी है तो हमारे पास ये डिस्टेंस हमको निकालनी कि नहीं निकालनी? ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी निकल करके आ जाएगी? यहां से लेकर के यहां तक। भाई हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 9 है, फिर ये डिस्टेंस 4 है। अच्छा, इस 9 में से अगर इतना 4 हम घटा दें तो कितना बचेगा? ये 5 बचेगा। अब ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 4 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा? 9। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा इसका? फिर 9 किलोमीटर पूर्व। ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहां पर है? 9 किलोमीटर पूर्व में है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर बनना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच करके एक गोल मेज के परितः वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में, यह बड़ी बात, इसी क्रम में बैठे, यानी क्रम नहीं बदलना। पहले ए को बैठाना है, फिर बी को, फिर सी को, करते हुए सबसे अंत में एच को बैठाना है। और कैसे बैठाना है? वामावर्त क्रम में। वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ एंटी क्लॉक इज व्हाट? लेफ्ट हैंड की ओर उनको बैठाना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? अगर घड़ी मेरे सामने लगी, आप घड़ी के सामने खड़े हो जाओ और घड़ी के सामने खड़े होकर के देखो तो घंटे और मिनट और सेकंड की सुइयां इस तरह से चलते हुए नजर आती ना, दैट इज व्हाट? राइट हैंड। तो क्लॉकवाइज का मतलब राइट हैंड, अगर एंटी क्लॉक बोले तो लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है,
तो कहता है कि एक गोल मेज में इन 8 लोगों को एंटी क्लॉकवाइज क्रम में इसी क्रम में बैठाना है। कहता है यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है तो H कहां बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा है, तो C किस दिशा में बैठा है ऐसा हमसे जानना चाहता है। C किस दिशा में बैठा है ऐसा जानना चाहता है। अरेंज कर लेते हैं इसको, आइए अरेंज करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल में टोटल 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग, और सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक। अब कैसे बैठे हैं ये हमको बताना है। हमको बैठाना किस तरह से, वामावर्त चलते हुए। कह रहा है H कहां बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा है। H कहां बैठा है, दक्षिण दिशा में, तो हम सबसे पहले H को ही बैठाएंगे। ये हो गया H कहां बैठा है, दक्षिण दिशा में। भाई क्यों दक्षिण दिशा में बैठा है, अगर आप यहां पर डायरेक्शंस बनाएंगे तो ये डायरेक्शंस होती हैं, दिस इज नॉर्थ ऊपर की ओर, दिस इज साउथ नीचे की ओर, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि H कहां बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा है, तो दक्षिण दिशा कहां जा रही, नीचे की ओर, तो ये दक्षिण दिशा होगी ना। तो दक्षिण दिशा में कौन बैठा हुआ है, H बैठा हुआ है। हाँ, अगर वो कहता कि H उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, H कहां बैठा है, इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख के देते हैं हम कि H उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। तो अब अगर H उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठता तो भी H को कहां बैठाते, दक्षिण में, और वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा होता, ठीक। जब हमने H को बैठा लिया तो उसने हमसे बताया है कि ये सारे के सारे लोग कैसे बैठे हैं, वामावर्त बैठे हैं इसी दिशा में, वामावर्त बैठे हैं इसी दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई A से लेकर के H तक ही तो लोग हैं। अब यहां से अगर H सबसे अंतिम व्यक्ति है तो उसके सबसे पहले यहां पर कौन बैठा होगा, यहां पर G बैठा होगा, ठीक। यहां पर कौन बैठा होगा, यहां पर F बैठा होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब एक क्रम क्या रहा होगा, A B C D E F G और H, ये इनका क्या रहा होगा, क्रम। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज होते तो A से यहां पर आते उल्टा घूम करके तो A से इनको एंटी क्लॉकवाइज में बैठाया गया, H दक्षिण की ओर बैठा है। तब उसने हमसे पूछा कि बताओ C किस दिशा में बैठा है, C किस दिशा में बैठा है। अब देखो भैया, ये हमारे पास में C है कि नहीं है, ये क्या हमारे पास में C, और हमसे पूछ रहा है C किस दिशा में बैठा है। तो ये कौन सी दिशा नजर आती है, ये कौन सी दिशा नजर आती है, C कौन सी दिशा में बैठा होगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसके बीच से होकर के नॉर्थ ईस्ट जाता है कि नहीं जाता, उत्तर पूर्व। तो C किस दिशा में हमको नजर आ रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में नजर आ रहा है। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C में, तो ऑप्शन नंबर C उत्तर पूर्व, ये हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया हुआ है, जरा देखो और बताओ उत्तर क्या आएगा। क्या बनेगा उत्तर इसका, L M की मां है, L की केवल 2 संतानें हैं, N M की बहन है, N K की बेटी है, Z K का पोता है, O Z की मां है, तो O N से किस प्रकार संबंधित है, बहन, भाभी, मां, पत्नी। आओ देखा जाए। हाँ। कहता है कि जो L है वो M की मां है, ठीक है। L कौन है, M की मां है। तो यहां पर L को बनाया, L मां है, किसकी मां है, M की मां है, तो L M की मां हो गई। कह रहा है L की केवल 2 संतानें हैं, तो उसमें से एक संतान तो M हो गई, L M की मां है,
एल की केवल 2 संतानें, कहता है एन एम की बहन है। एन कौन है? एम की बहन है। तो एम की बहन के तौर पर कौन आ गया? एन। अब एन एम की बहन है, एल एम की मां है, तो एल की केवल 2 संतानें हुई, एन और एम। ठीक, कहता है एन के की बेटी है। ये जो एन है ये किसकी बेटी है? के की। अब एक बात बताओ, एन किसकी बहन है? एम की। एम की मां कौन है? एल। तो एन की भी मां कौन होगी? एल होगी। एन की मां कौन है? एल। एन और किसकी बेटी है? कह रहा के की। एन के की भी बेटी है। तो इसका मतलब है कि अगर एन के की बेटी है तो के निश्चित तौर पर उसके पिता होंगे तथा एल और के आपस में क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि एम की मां एल है और एन एम की बहन है, तो एन की भी मां कौन होगी? एल। और अगर एन के की भी बेटी है तो के एन के पिता होंगे तथा के और एल पति पत्नी होंगे। ठीक, तो एन के की बेटी हो गई। कहता है जेड के का पोता है। जेड किसका पोता है? के का पोता है। अब यहां पर अगर इसने पोता शब्द इस्तेमाल किया है हिंदी में, तो उसके आधार पर हम ये कहें कि भैया अगर जेड के का पोता है और ओ कौन है? जेड की मां है, तो निश्चित तौर पर ये जो एन है यहां से तो संबंधित नहीं होगा, एन का बच्चा नहीं हो सकता। कौन? जेड। ठीक, अब क्या करें, यहां पर अगर वो कहता है कि जेड के का पोता है, तो के का पोता कौन होगा? के पुत्र का बेटा। के पुत्र का पुत्र, के बेटे का बेटा कौन होगा? के का पोता होगा। तो अगर यहां पर के की बेटी एन है तो के का बेटा कौन हो सकता है? एम हो सकता है। अब एम का बेटा कौन हो जाए? जेड। ठीक है, एम का बेटा कौन हो जाए? जेड। तो के जेड के लिए क्या हो जाएगा? उसका दादा, और जेड के का पोता हो जाएगा। जेड किसका बेटा हुआ? एम का। एम किसका बेटा है? के का। तो जेड के का पोता है। ठीक, आगे उसने कंफर्म भी किया है। कैसे? कहता है ओ जेड की मां है। ओ कौन है? जेड की मां। तो जेड के पिता कौन है? एम। तो जेड की मां कौन है? ओ। इसका मतलब है ओ और एम आपस में कैसे हैं? पति पत्नी। ओ और एम आपस में पति पत्नी है। अब जेड को एन से तो कहीं जोड़ ही नहीं सकते थे ना, क्यों? अगर जेड को एन से जोड़ते तो एन जेड की मां बनती, लेकिन वो कह रहा है कि ओ है जेड की मां। इसका मतलब ओ एम के क्या है? पत्नी है, और जेड उन्हीं का बेटा है, और इसी वजह से जेड क्या है? के का पोता है। ठीक, तो ओ एम की पत्नी है और ओ जेड की मां है। तो उसने पूछा है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? किसका संबंध पूछा उसने? ओ का संबंध पूछा है एन से, कि ओ का संबंध एन से क्या होगा? ओ का संबंध एन से क्या होगा? तो ओ कौन है? एम की पत्नी। एम कौन है? एन का भाई। और एन कौन है? एम की बहन। तो अगर ओ का संबंध एन से पूछ रहा है तो पति की बहन के लिए ओ क्या कहलाएगी? उसकी भाभी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ओ का संबंध एन से क्या हो जाएगा? ओ पत्नी है एम की और एम भाई है एन का, तो ओ एन के लिए क्या हो गई? उसकी भाभी, यानी सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देवियों और सज्जनों? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जानना चाहता है। क्या उत्तर आएगा इसका? होली जैसे संबंधित है रंग से, वैसे ही आगे क्वेश्चन मार्क है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया भैया। होली क्या है? होली रंगों का त्योहार है। होली किसका त्योहार है? रंगों का। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, ऐसे कुछ है। हाँ, तो होली किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है। अब अगर होली रंगों का त्योहार है तो मुहर्रम किसका त्योहार है? मुसलमानों का। ये तो कम्युनिटी की बात हो गई कि मुहर्रम मुसलमान कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, उसका मतलब क्या है, या उसमें होता क्या, ये नहीं लिखा। जिस प्रकार होली में रंगों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार मुहर्रम में किसका प्रयोग किया जाता है, ये नहीं लिखा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। हेमिस लोग गलत, दिवाली प्रकाश सही। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार होली रंगों का त्योहार है, अलग अलग प्रकार के रंग उड़ते हैं फिजाओं में, हवाओं में, होली रंगों का त्योहार हो जाता है। ऐसे ही दिवाली के दिन क्या किया जाता है? रात में घरों में लोग झालर लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, दिए जलाते हैं, तो क्या होता है? उससे प्रकाश होता है। ठीक, तो जैसे होली रंगों का त्योहार है वैसे ही दिवाली प्रकाश का त्योहार है। ये संबंध निकल के आ जाएगा त्योहार का। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। ठीक, 11वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन। एज यूजुअल हर बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। तो आओ जरा देखा जाए क्या चल रहा है। 36, 28, 18
13, 10 और 23, या 13 और 10 को जोड़ने पे तो 23 मिल जाएगा, लेकिन 36, 18 से 18 कैसे मिलेगा ना। रो वाइज चलें, कॉलम वाइज की बजाय रो वाइज चलें। 36, 13, 31, 36, 13, 31, 36/2 करो तो कितना आएगा 18, 18 में 13 जोड़ दो तो 31 बन रहा है। ठीक, आओ जरा बना करके देखा जाए कि क्या ये सटीक रूप से बन रहा है। रो वाइज चलते हैं और जो पहली संख्या है उसमें बटे का 2 करें। 36/2 कितना आता है 18, 18 में दूसरी संख्या 13 को जोड़ दो तो कितना आता है 31 मिल रहा है। सिमिलरली 28/2 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 10 कितना होता है 24। तो अब अगली बार क्या करें, 18/2 कितना होता है 9, 9 में अगर 23 को जोड़ दें तो कितना हो जाना चाहिए 32 हो जाना चाहिए। तो क्या 32 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी 32 इज राइट आंसर। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब 12 बजने में 4 मिनट बाकी हों तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। When there are 4 minutes left in 12 o'clock, what is the small angle between the both hands of the clock? बताइए देवियों और सज्जनों, क्या उत्तर आएगा। आओ देखा जाए क्या उत्तर आएगा। कह रहा जब 12 बजने में 4 मिनट बाकी हो, अगर 12 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, 12 बजने में 4 मिनट बाकी हैं तो कितना समय हो रहा होगा 11:56। हाँ या ना, 12 बजने में 4 मिनट बाकी हैं यानी कि 11:56 का समय हो रहा होगा। तो वो हमसे कह रहा है कि 11:56 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर समय लेते हैं 11:56 का, तो घंटे की सुई कहां पर होगी 11 पर। ठीक है, और मिनट की सुई कहां पर होगी, मिनट की सुई जो कि 12 पर थी वो चल करके कहां पर आ चुकी होगी, मिनट की सुई 12 पर थी वो चल करके कहां पर आ चुकी होगी 11:56 पर, यानी कि यहां कहीं पर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो मिनट की सुई होगी 56 पर। ठीक है, मिनट की सुई कहां पर होगी 56 पर और घंटे की सुई कहां पर है 11 पर। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये जरा ध्यान से देखा जाए और फिर अपने प्रश्न का उत्तर निकाला जाए। ठीक, अब एक बात बताओ, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, ध्यान से देखो, हमें ये एंगल चाहिए ना, इनके बीच का ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, अब घंटे की सुई 11 पर है, मिनट की सुई 56 पर, एक मिनट पर है एक घंटे पर है। और मैंने क्या बताया, इसको सॉल्व करने के लिए या तो दोनों समय घंटे में लो या तो दोनों समय मिनट में लो। अब 56 को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो नहीं बदलना, दशमलव में आएगा। क्या मतलब, घंटे को तो मिनट में बदल सकते हैं ना, कैसे बदलेंगे। 11 लिखा है, अगर इसमें 5 का गुणा करें तो ये कितना बनता है, इट इज इक्वल टू 55 मिनट। क्या बनता है 55 मिनट बनता है। और यदि ये 55 मिनट बन रहा है, ठीक, तो अब क्या हो गया, अब ये लिखा हुआ है 55 मिनट और ये लिखा हुआ है 56 मिनट। इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है, केवल और केवल 1 मिनट का अंतर है कि नहीं, केवल और केवल 1 मिनट का अंतर है। तो इनके बीच में अंतर आया 1 मिनट का। ठीक, 1 मिनट का। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का, तो 6 डिग्री का एंगल होगा ये। लेकिन भाई साहब 11:56 में घंटे की सुई 11 पर तो नहीं रह गई होगी ना, 11 से आगे बढ़ चुकी होगी, कहां, लगभग 12 के पास पहुंच चुकी होगी। कौन सी, ये जो घंटे की सुई है ये लगभग 12 के पास पहुंच चुकी होगी। घंटे की सुई 12 के पास पहुंच चुकी होगी, यानी घंटे की सुई द्वारा मिनट्स में ट्रेवल किया गया। कितने मिनट ट्रेवल किया गया, 11:56 यानी 56 मिनट ट्रेवल किया गया। तो 56/2 कितना हो गया 28,
तो यहां पर और क्या आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक, अब ये 28 कहां से आया, तो मैंने बताया है कि घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण 1/2 डिग्री का होता है। तो घंटे की सुई कितने मिनट चल चुकी है, 56, तो 56 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 56 इंटू 1/2 दैट इज 28 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये 28 डिग्री है, ये 6 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 डिग्री। और यही 22 डिग्री हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा कि घड़ी में जब 12 बजने में 4 मिनट बाकी होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में 22 डिग्री का एंगल बनेगा, या 11:56 पर 22 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अगर हम मिनट की सुई से देखें तो मिनट की सुई से दूर जा रही है, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा और 22 डिग्री आंसर। क्लियर, फॉर्मूला हम लोग करते नहीं कि 11m/2 डिफरेंस 30h, वो काम नहीं करते, है कि नहीं। छोटा एंगल पूछा था, छोटा एंगल कितना आ गया, 22 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। अक्षरों के संयोजन का चयन करो जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आओ देखा जाए क्वेश्चन। इसको करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, बारंबारता श्रृंखला का क्वेश्चन है, और तरीका अप्रोच मैंने क्या बताई थी कि जितने भी यहां पर लेटर्स और फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं उनको काउंट कर लो, फिर ये चेक करो कितने कितने का सेट बन सकता है। जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 और 2, 20। 20 हैं, अगर 20 हैं तो 5-5 का सेट मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनाएंगे तो 4-4 का सेट बनेगा, और मैक्सिमम बनाएंगे तो 5-5 का सेट बनेगा। आओ जरा 5-5 का सेट बनाया जाए, तो 2, 2, 4 और 1, 5, यहां से इसको ब्रेक किया 5, फिर 3 और 2, 5, यहां से इसको ब्रेक किया 5, फिर 3 और 2, 5, यहां से इसको ब्रेक किया 5, और ये 5 हो गया। ठीक, अब देखो यहीं से क्वेश्चन ब्रेक होगा। ध्यान से देखो, पहले सेट में k है, दूसरे सेट में k है, तीसरे में नहीं है, चौथे में फिर k है, यानी चौथे में भी k होना, तीसरे में भी k होना चाहिए, यानी यहां पर k आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद p यहां पर भी है, p यहां पर भी है, p यहां पर भी है, हर जगह p है, तो यहां पर भी p आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फिर TQ यहां पर है, TQ यहां पर है, यहां पर T है, Q नहीं है, यहां पर Q है, T नहीं है, इसका मतलब यहां पर Q बना दो, यहां पर T बना दो। बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, इसके बाद ध्यान से देखो तो R यहां पर भी है, R यहां पर भी है, यहां पर R नहीं है तो R लिख दिया, यहां पर R नहीं है तो R लिख दिया, ये भी बन गया। किनको यूज करना पड़ा, अब क्रम से लिख लो, P R Q K R T। ठीक है, क्या यूज करना पड़ा, P R Q K R T। कहां लिखा हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ना, P R Q K R T। मिल गया, और अगर मिल गया तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बस बन गई श्रृंखला। सबसे बेस्ट अप्रोच, पार्ट गिनो कितने टोटल लेटर्स हैं, उनसे जब लेटर्स की संख्या गिन लोगे तो संख्या ऐसी आएगी, 20 आएगी, 18 आएगी, 15 आएगी, इस तरह की संख्या आएंगी। 20 लेटर आए यानी मैक्सिमम 5 का, मिनिमम 4 का सेट बनेगा, तो पहले 5-5 का सेट बना करके देखा, क्वेश्चन ब्रेक हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में वर्कर को OKR लिखा गया है। अच्छा, वर्कर को OKR लिखा गया है, तो अज्यूम को कैसे लिखा जाएगा, देखा जाए। देखो जरा, अगर हम वर्कर को लिखते हैं, ठीक है, तो वर्कर का कोड क्या दिया है, OKR, ये वर्कर का कोड दिया गया है। ठीक, यानी वर्कर का कोड जो OKR करके दिया हुआ है, ये OKR तो हमको यहां पर मिल रहा है ना, दैट इज अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 करके लिखें, ठीक, तो क्या लिखा है, OKR 2 4 और 6। जो इवन नंबर प्लेसेस पर, इवन प्लेसेस पर जो लेटर्स आ रहे हैं उन्हीं को लिखा है और रिपीट करते जा रहे हैं, हाँ या ना। वर्कर में OKR ये जो कोड है ये 2 4 6 में मिल रहा है हमको, इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स में लिखे हुए लेटर्स को ही हमको हर बार रिपीट करना है, तो 2 4 6 को OKR में लिखा गया। ठीक, तो सेम काम अज्यूम में अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो किसको लिखेंगे, 2 को, 4 को और 6 को। तो 2 में S है,
4 में U है, 6 में E है, SUE, बस ऐसे करके लिखना है। कहीं मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए पे ही मिल रहा है। देखो SUE, यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा कि वर्ग का कोड अगर OKR है तो अज्यूम का कोड SUE हो जाएगा। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। 24, 25, 33, 60, क्वेश्चन मार्क 249। क्या उत्तर आएगा इसका? ट्राई करो, फिर मैं बताऊं। देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 24 से 25 है, 25 से 33, 33 से 60, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन का तो कोई सीन दिख नहीं रहा। ठीक। और यदि मल्टीप्लीकेशन का कोई सीन नहीं दिख रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का क्वेश्चन है। प्लस माइनस में क्या चल रहा है ये देखा जाए। 24 से 25 हो रहा है, द डिफरेंस इज 1। 25 से 33 हो रहा है, द डिफरेंस इज 8। 33 से 60 हो रहा है, 33 7 40 और 20 ये 27। लो बन गया क्वेश्चन। देखो सीधा, एकदम सीधा क्वेश्चन है। क्या बन गया? 1 8 27, ये 3 का क्यूब होता है 27, ये 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 1 का क्यूब हो गया। तो अगला क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब यानी कि 64, तो 60 और 64 124 होना चाहिए। और अगला होना चाहिए 5 का क्यूब यानी 125, तो 124 में 125 जोड़ो तो 249, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 124। तो ऑप्शन नंबर ए 124 इसका उत्तर। ठीक है, आ गया देवियों और सज्जनों। तो ये थे आज के सत्र के सेट संख्या 33 के 15 क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर से हम लोगों ने किए और डिटेल में उनके सॉल्यूशन को कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा। ठीक, आज के सत्र को अब यहीं पर करेंगे समाप्त और अगले सत्र में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। ठीक है, तो ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है, डाउनलोड ना हो रही हो या किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करनी है आपको ऐप? तो ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करनी है कि इस ऐप पर आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेस हैं जो कि आपकी सहूलियत और आपकी डिमांड के आधार पर शुरू किए गए। ठीक, जैसे कि अधिकारी बैच है जो कि यूपीपीएससी आरओ का कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, क्लास की पीडीएफ्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लासेस ये आपको मिलेंगी। ठीक है, तो 295 इसकी गुरु दक्षिणा है, आप इसको ज्वाइन करके अपने 12-15 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं उनको सेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक, इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट अगर आए, ठीक है, कोई कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे संपर्क कर लें। ठीक, उसी प्रकार से एक खाकी बैच है जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये फाउंडेशन कोर्स है किसका? रीजनिंग का। ठीक है, A to Z रीजनिंग का आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलेगा। A to Z यानी छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा गया है, सारे टॉपिक और सारे टाइप के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्लास का लिंक, इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक शौर्य बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये शौर्य बैच कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए। 15 जून को संभवतः इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा पुलिस भर्ती का, तो यूपीएसआई की परीक्षा के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स है चूंकि यूपीएसआई की परीक्षा के लिए, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फला बुक खरीद के उससे प्रैक्टिस भी कर लेना, नहीं, सिर्फ क्लास और क्लास के अलावा जो प्रैक्टिस मैं कराऊं खुद यूट्यूब पर उसको कर लो। ठीक, और अलग से केवल और केवल मॉक टेस्ट आपको देना। मॉक टेस्ट वो भी किसके लिए? प्रैक्टिस, स्पीड की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि दिए गए समय पर आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकें परीक्षा में। ठीक है, तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के आधार पर। ठीक, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, ऑफिशियल चैनल ऑफ रीजनिंग एक्सप्रेस।
इससे आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स हमको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ये सारे लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जब आप देखेंगे। ठीक, आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने अनुसार लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपनी इच्छा अनुसार इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, आज के सत्र को करते हैं यहीं पर समाप्त। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सत्र में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।